ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा अवक्षेप करे, उत्सर्जित करे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हमको जानना है। तो कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, खैनी खाने वाले लोगों को, तंबाकू खाने वाले लोगों को, दुकानदार को चूना मार्केट से खरीद के लाते हैं और पानी में डालते हैं, ये जल में डालते हैं। जैसे ही जल में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, और उसके बाद अधिक मात्रा में केवल और केवल ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे ही उसको टच करते हैं बर्तन को जिसमें इसको भिगाया जाता है चूना को, तो काफी तेज मतलब महसूस होता है कि वो गर्म है, काफी महसूस मतलब कि काफी महसूस होता है कि गर्म होता है, मतलब कि वो गर्म है। तो जैसे टच करते हैं हमको गर्म महसूस होता है, इसका मतलब क्या, वो ऊष्मा के कारण गर्म महसूस हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सारा नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले IUPAC नेम लिख देते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, या इसी को कहा जाता है जलीय चूना। क्या कहा जाता है? जलीय चूना। इसी को कहा जाता है दूधिया चूना। क्या कहा जाता है? दूधिया चूना। कई बार ये सवाल, सब के सब सवाल आपसे पूछे गए हैं। कई बार इसी को कहा जाता है भाखड़ा चूना। क्या कहा जाता है? भाखड़ा चूना। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्लैग्ड लाइम। क्या कहा जाता है? स्लैग्ड लाइम या एक्वस लाइम। क्या कहा जाता है? एक्वस लाइम। ये सब के सब इसके नाम हैं। क्लियर हो गया? अब एक स्पेशल नोट कहिएगा कि शाक सब्जियों का, किसका? शाक सब्जियों का विघटित होकर, क्या होके? विघटित होकर कंपोस्ट का बनना। कंपोस्ट का मतलब क्या? खाद। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? खाद। कंपोस्ट का मतलब खाद, अर्थात खाद का बनना। कंपोस्ट अर्थात खाद का बनना, अर्थात खाद का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये दोनों बात, ये नोट और ये पूरा आपसे कई बार सवाल के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। क्लियर हो गई बात? सबसे ज्यादा ये भाखड़ा चूना और उसके बाद ये बुझा हुआ चूना आपसे पूछा गया है। क्लियर बात? तो चलिए नोट करिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद ऊष्माशोषी की बात करते हैं। तो अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ध्यान से सुनिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है कि ऊष्मा का अवशोषण होगा। कहिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ली जाती है अभिकारक के द्वारा, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब साफ है कि अगर इसको गलाना है तो ये ऊष्मा जब तक नहीं देंगे तब तक ये नहीं गलेगा, अर्थात ये ऊष्मा लेगा तो गलेगा। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर मिट्टी के बर्तन को पकाना है तो ऊष्मा का अवशोषण करता है, तब वो सख्त होता है, कठोर होता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर को काफी गर्म किया जाए तो काफी आसानी से, अब गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेगा तो टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। तो जब टूटेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। तो देखिए, कहिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लिया जाए। बिल्कुल दिख रहा है। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब कहिएगा कि एक एग्जांपल बताइए। तो देखिए, जितने वियोजन अभिक्रिया होते हैं, जो उसमें वियोजन अभिक्रिया होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट को हमने क्या किया? ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा दिया। तो ऊष्मा देने के कारण ये फेरस सल्फेट टूटता है। ऊष्मा देने के कारण ये फेरस सल्फेट टूटता है, और फेरस सल्फेट टूट करके पहले आयरन ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड
और फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरीके से अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, अभी हमने इसको बताया भी था, तो लेड नाइट्रेट को पुनः उष्मा देंगे, तो उष्मा देने के बाद ये लेड ऑक्साइड में टूटेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड में टूटेगा, फिर ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उष्मा दे देंगे तो उष्मा देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में टूटेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। अगर जिंक कार्बोनेट को हम उष्मा दे देंगे तो ये जिंक ऑक्साइड के रूप में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। तो ये सब के सब अभिक्रियाएं, जितनी वियोजन अभिक्रियाएं, उसमें वियोजन अभिक्रियाएं हैं, किसके कारण हो रही है? उष्मा देने के कारण हो रही है। और उष्मा का ये क्या करते हैं? जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, ये सब अवशोषण करते हैं, तब टूटते हैं। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए इसको नोट करिए और फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? तो कहिएगा कि जब हम भोजन करते हैं, सवाल लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पेट में जाता है और काफी आसानी से ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अब ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद, हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को श्वसन कहा जाता है। और इस श्वसन की अभिक्रिया में CO2 निकलता है, तो हम क्या करते हैं? नाक से छोड़ते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उष्मा का भी निर्माण होता है। यानी श्वसन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है। कैसे समझेंगे कि उष्मा का निर्माण होता है? नाक को ऐसे हाथों से ढक लीजिए और फिर बोलिए, आपको उष्मा गर्मी का महसूस होगा, है ना? तो श्वसन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया का निर्माण, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए